नमस्कार मित्रों, मंत्र मेडिटेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज फिर से हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपका निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन करेगा। आपने बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या कारण है कि सगाई होकर के बार बार टूट जाती है। ये हमारे देश में और अलग अलग स्थानों पर ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोगों को इस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सगाई को कुछ जगह पर रोका भी कहते हैं। रोके का मतलब है फर्स्ट प्रॉमिस बिटवीन टू फैमिलीज। लड़के वाले कहते हैं कि अब लड़की हमारी हुई और लड़की वाले कहते हैं लड़का हमारा हुआ, और उसके बाद वो शादी में जाने की प्रोसेस में रहते हैं। परंतु देखते क्या है कि रोका होने के बाद आपस में जब भी लड़का लड़की कोई कम्युनिकेशंस करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी ना किसी रूप में उनके बीच में एक व्यवधान खड़ा हो जाता है एक प्रकार का, और ये व्यवधान उनको शादी तक नहीं पहुंचने देता। मित्रों, हमारा आज का यही विषय है कि रोका होकर के या सगाई होकर के बार बार क्यों टूटती हैं। तो आइए जाने इसको ज्योतिष के आईने से। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं ज्योतिष के गुरु श्री M.K. भंडारी जी से। सर, आज हम बड़ा अच्छा टॉपिक और ये दर्शकों की डिमांड पर आया है। क्या आप हमें बताइए कि किस कारण से ऐसी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है युवक को या युवती को कभी कभी जीवन के अंदर। कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो इस तरह के घटना दुर्घटना क्रम को दिखा देते हैं हमारे जीवन में। जी सर। धन्यवाद सुनील जी। मंत्रा मेडिटेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सुनील जी ने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो कुंडली में 12 भाव होते हैं उसमें प्रथम, पंचम और नवम भाव धर्म के भाव कहे जाते हैं। जी। और जो सेकंड, 6th एंड 10th हाउसेज होते हैं वो अर्थ के भाव होते हैं। काम भाव तीसरे, 7वें और 11वें भाव कहे जाते हैं, और मोक्ष के भाव चौथे, 8वें और 12वें कहे जाते हैं। इसमें जो काम भाव हैं, जैसे कि इसमें जो हमारे काम भाव होते हैं वो तीसरे, 7वें और 11वें भाव को कहते हैं। और यही जो 9th हाउस है वो 9th हाउस हमारे मांगलिक कार्यों का भाव होता है जन्मपत्री के अंदर। यानी कहने का मतलब है कि 9th हाउस से जहां एक तरफ आप भाग्य देखते हैं वहीं आप मांगलिक कार्य, हवन वगैरह और धर्म से संबंधित काम और किसी भी प्रकार का उत्सव का काम और मांगलिक कार्य आप 9th हाउस से देखते हैं। और 7th हाउस विवाह का भाव है। अब ये जो बात होती है, क्योंकि काम भाव की जो शुरुआत है वो 3rd हाउस से होती है, और 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, डॉक्यूमेंटेशन का है, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। तो जब भी कभी रोके की स्थिति होती है, वो रोका आप देखेंगे कि दशाओं के द्वारा आपका 3rd हाउस, लड़के और लड़की का 3rd हाउस एक्टिव हो जाता है। उसके बाद दूसरा आप देखते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्य की स्थिति शुरुआत में आ जाती है, तो इसी प्रकार से जो 9th हाउस है वो भी एक्टिव हो जाता है। और 7th हाउस का एक्टिव होना लाजमी है, क्योंकि विवाह से संबंधित काम हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि दशाओं के अंतर्गत जो 3rd हाउस है वो उसमें एक्टिव रहता है रोके के समय। कभी कभी जो है रोका टूट जाता है। वैसे तो ये प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन का नियम है कि जो अशुभ ग्रह होते हैं वो अशुभता लाते हैं और शुभ ग्रह शुभता लाते हैं। लेकिन जैसे मानसागरी में कहा है, त्रिकटे एकादशे भौम, त्रिकटे एकादशे सौर, त्रिकटे एकादशे राहु, सर्वान अरिष्ठान निहंत्याशु। यानी कि तीसरे, छठे और एकादश भाव में, 11th हाउस में अगर मंगल जैसे ग्रह विराजमान हो, या शनि जैसे ग्रह विराजमान हो, या राहु जैसे ग्रह विराजमान हो, तो वो सर्वान अरिष्ठान निहंत्याशु, कुंडली के जितने भी अरिष्ट होते हैं या निकृष्ट चीजें होती हैं उनको निहंत्याशु का मतलब उनको समाप्त कर देते हैं या काट देते हैं। तो उसका मतलब तीसरे, छठे, 11वें पे नियम विपरीत चलता है। मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पे अच्छे शुभ प्रभाव देते हैं। लेकिन अब इसमें नॉर्मली जो रोका एंगेजमेंट जब भी टूटता है, और अगर आप लड़के और लड़की की कुंडलियां देखें तो आप देखते हैं कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि विरोधाभासी हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो लड़के लड़की की कुंडलियां एक दूसरे पे हावी होने लगती हैं या लागू हो जाती हैं। तो अगर लड़की के 3rd हाउस में
और लड़के के थर्ड हाउस में ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कि एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट देते हैं। जैसे एक के उसमें मंगल बैठे हों, दूसरे के उसमें शनि बैठे हों, एक के थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठे हों, दूसरे के थर्ड हाउस में शनि बैठे हों जो कि विषयोग बनाते हैं। उसी प्रकार से एक के सूर्य बैठे हों, दूसरे के राहु बैठे हों। राहु के लिए कहते हैं अर्धकायम महावीरियम चंद्रादित्य विमर्दनम, यानी चंद्रमा और आदित्य को विमर्दन करते हैं राहु। आधी काया है, महावीर हैं। तो इस तरह का अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो तो ऐसे में क्या होता है कि रोका और एंगेजमेंट होने के बाद जब सब्सिक्वेंट मीटिंग्स होती हैं तो उन सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में जाके मनमुटाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दूसरा जो है 9th हाउस भी चूंकि एंगेजमेंट के टाइम पे एक्टिव होता है और 9th हाउस से हम मैरिटल ब्लिस भी देखते हैं। तो अगर किसी लड़के की हॉरोस्कोप में 9th हाउस में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट हो लड़की के विपरीत में, जैसे मैंने आपको बताया कुछ ग्रह ऐसे हैं जो दोनों तरफ से विरोधाभासी हैं या दोनों तरफ इनमिकल हैं या दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। जैसे कि सूर्य और शनि हैं, सूर्य शनि को शत्रु मानते हैं, शनि सूर्य को, या सूर्य और शुक्र हैं जो कि दोनों एक दूसरे को शत्रुवत व्यवहार करते हैं। ऐसे इनमिकल स्थितियों के चलते अगर लड़के और लड़की की कुंडली में ऐसी स्थितियां होती हैं तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति लेके आती है और उसमें रोका या एंगेजमेंट टूट जाने के चांसेस बनते हैं। इसी प्रकार से जो दशाएं होती हैं उनको भी आपको इवेलुएट करना होता है। तो जब भी कभी आप मिलापक करते हैं या आप सजेस्ट करते हैं एक अच्छा योग्य ज्योतिषी अगर ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट थर्ड हाउस में देखता है या 9th हाउस में देखता है तो फिर वो ये बताता है उनके माता पिता को कि चूंकि कॉन्फ्लिक्ट और विरोधाभासी प्लैनेट्स इनमें बैठे हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां लेके आ सकते हैं, तो फिर आप इनके दान कीजिए और इनकी पूजा पाठ कीजिए या इन ग्रहों के आप उपाय कीजिए। तो ग्रहों के उपाय करने का जो तरीका है वो वैदिक मंत्रों के द्वारा है, दान पुण्य के द्वारा है, ग्रहों के दान के। और जैसे सुनील जी ने बताया कि सुपात्र को ग्रहों के दान किए जाते हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में उन्होंने बताया था कि अगर गुरु का दान करना है तो आपको गुरु को करना है या आपको ब्राह्मणों को करना है। इस प्रकार से अगर आपने बुद्ध का दान करना है तो आपने छोटे बच्चों को करना है, एजुकेशन की चीजों को करना है। शुक्र का अगर आपने दान करना है तो आपने स्त्रियों को करना है। चंद्रमा का दान करना है तो माता और माता सदृश स्त्रियों को करना है। इसी प्रकार से अगर सूर्य का दान करना है तो पिता और पिता सदृश लोगों को करना है या गवर्नमेंट के अधिकारियों को करना है। तो इस प्रकार से सुपात्र को दान करने से दान का फल ज्यादा आपको मिलता है। अब इसके अलावा हमें ये बात भी देखनी होती है, ये तो रोका और एंगेजमेंट के टूट जाने की स्थितियों को पहले से भांप लेने की स्थिति है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी देखना होता है कि थर्ड हाउस पे जब तक कि कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उनकी कुंडलियों में थर्ड हाउस बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड होता है, यानी कि थर्ड हाउस में बहुत ढेर सारे प्लैनेट्स बैठे होते हैं या ढेर सारे प्लैनेट्स, बहुत अधिक प्लैनेट, एक से अधिक प्लैनेट थर्ड हाउस को इन्फ्लुएंस में ले रहे होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में काफी जगहों पे रोका एंगेजमेंट टूटने की स्थितियां बनती हैं। उसमें हमें देखना होता है कि जैसे अगर ऐसी स्थिति है तब तो फिर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें देखना होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द प्लैनेट इन्फ्लुएंसिंग दी थर्ड हाउस, उसके हमें दान, उसके हमें ग्रह के पूरे मंत्र वगैरह और ग्रह के उपवास हमें करवाने होते हैं। एक बार की कोई घटना अगर अच्छी तरीके से हो जाती है तो फिर वो घटना आगे भी अच्छी तरीके से होती रहती है। अब एक और बात है, जब भी विवाह के हम कारक ग्रहों को भी देखते हैं, किसी भी लड़की की कुंडली में शुक्र विवाह के कारक माने जाते हैं। तो शुक्र पे किस तरह के कुप्रभाव हो सकते हैं या निकृष्ट या नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं। शुक्र डीप कंबस्ट हो सकता है। शुक्र वैसे 10 डिग्री से सूर्य से दूर होने चाहिए और शुक्र बलवान होने चाहिए ताकि अच्छा विवाह हो सके। अब सपोजिंग अगर शुक्र 10 डिग्री से कम है तो वो कंबस्ट या जले हुए माने जाएंगे, तो वो थोड़ा उनका प्रभाव निकृष्ट होगा। इसी प्रकार से शुक्र अगर 6 डिग्री से कम है, कम डिस्टेंस पे है सूर्य से, तो वो डीप कंबशन में माने जाएंगे, यानी कि डीपली कंबस्ट होंगे, जले हुए होंगे। तो जले हो जाने की वजह से वो रोका, एंगेजमेंट और विवाह इन तीनों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो विवाह की स्थितियों में आने की वजह से आने के बाद आपको तुरंत शुक्र के उपाय कराने होते हैं या त्रिबल शुद्धि के उपाय कराने होते हैं। त्रिबल शुद्धि में सूर्य का जो बल होता है या वैदिक मंत्र होते हैं वो अच्छे लड़के के स्वास्थ्य के लिए होते हैं। जो गुरु का बल होता है वो सुहाग की रक्षा के लिए होते हैं।
सुहाग, किसी का भी सुहाग इस वजह से टूट सकता है कि उनके पति की डेथ हो जाए या डिवोर्स हो जाए। इसी प्रकार से तीसरा होता है चंद्रमा के वैदिक मंत्र। चंद्रमा जो है आपस के मधुर संबंधों के लिए होते हैं। जितना भी पब्लिक रिलेशन है उसमें चंद्रमा मानसो जाए थे, यानी चंद्रमा मन के कारक हैं और मन के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो मन जो है, जब हमारा मन किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा मन भावन तरीके से, मन हमारा बहुत अच्छे तरीके से लगता है, तब वो व्यक्ति भी उन वाइब्रेशंस को कैचअप करता है और उसका भी मन हमारे प्रति थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए हमारे जो पब्लिक रिलेशंस हैं, जो हमारे, उसमें 3 प्लैनेट्स मेनली आ जाते हैं। एक तो मरकरी हैं जो कि कम्युनिकेशन के हैं, शुक्र हैं जो कि तहजीब और सिविक सेंस के हैं, सिविलाइज बिहेवियर के हैं, और चंद्रमा जो कि आपस में एक तादात्म्य या एम्पैथी का फैक्टर, भावनात्मक फैक्टर लेके आते हैं। तो जब आप लड़के लड़की की कुंडलियां देखते हैं तो आपको ये तीनों फैक्टर्स देखने होते हैं। तो त्रिबल शुद्धि में भी चंद्रमा के वैदिक मंत्र इसीलिए कराए जाते हैं क्योंकि लड़का और लड़की के बीच में मधुर संबंधों के लिए, और इसीलिए पुरातन काल से आप देखिए कि लड़कियों को 16 सोमवार के व्रत करने को कहा जाता है ताकि उनका चंद्रमा बलवान हो और उनको मनभावन पति मिले और पति भी उनको अच्छा माने, यानी कहने का मतलब पति का भावनात्मक जुड़ाव हो लड़की के साथ। अब इसके बाद आप ये देखिए कि लड़की की कुंडली में सुहाग के जो ग्रह होते हैं वो गुरु होते हैं। तो गुरु की स्थितियां देखी जाती हैं। गुरु नीच के तो नहीं है, गुरु त्रिक भावों में 6, 8, 12 भावों में तो नहीं बैठे हैं। गुरु सूर्य के बहुत करीब होके कंबस्त तो नहीं हो गए हैं। अगर डीप कंबस्त हो जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया 6 डिग्री से अंदर में कोई भी प्लैनेट होता है तो वो डीप कंबस्ट माना जाता है। या गुरु के ऊपर भू पापांकृत तो नहीं है, यानी पाप प्रभावों के अंदर तो नहीं है, जैसे कि पाप ग्रहों के द्वारा दस्त तो नहीं है, पाप ग्रहों की राशि में तो नहीं बैठा है, या पाप ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा है। अगर ऐसी स्थिति में अगर बैठा हो आपको दिखता है गुरु, तो वो फिर खराब स्थितियां पैदा करता है विवाह के अंदर। तो विवाह से पहले चूंकि एंगेजमेंट होता है और रोका होता है, तो वो रोका और एंगेजमेंट को भी डिस्टर्ब करने लगता है। तो आपको अब इसका समअप करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोके या एंगेजमेंट के बार बार टूट जाने का कारण किसी भी तरह का कुप्रभाव या खराब प्रभाव, निकृष्ट प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है तृतीय भाव में। दूसरा आपको नवम भाव में इस तरह के निकृष्ट प्रभाव दिखते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है मैरिटल ब्लिस का है, ऑस्पिशियस वर्क का है, मांगलिक कार्यों का है। तो अगर रोका एंगेजमेंट टूटता है तो मांगलिक कार्य टूटते हैं। दूसरा 3rd हाउस चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है या एग्रीमेंट का है, या इस तरह के एग्रीमेंट डॉक्यूमेंटेशन या मन के द्वारा स्वीकार किए गए एग्रीमेंट का है। तो चूंकि 3rd हाउस बिगनिंग ऑफ काम हाउस है, तो 3rd हाउस पे अगर कोई कुप्रभाव या निकृष्ट प्रभाव होता है तब भी वो रोके और एंगेजमेंट को तोड़ देता है। फिर अंत में आपको देखना होता है 7th हाउस में या 7वें भाव में इस प्रकार के कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ते। कभी कभी क्या होता है कि वो साइन 7th हाउस के काफी नेगेटिव हो जाने की वजह से रोके और एंगेजमेंट टूट जाते हैं। फिर आपको कारक ग्रहों को देखना होता है। इसमें जो लड़के की कुंडली में जो विवाह का कारक ग्रह है, पत्नी का कारक है, वो शुक्र है, और जो लड़की की कुंडली में विवाह का या पति का कारक ग्रह है वो गुरु है। तो इन दोनों की स्थिति, इन दोनों की कुंडलियों में आपको देखनी होती है कि अगर वो बलिष्ठ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो वो विवाह के और मांगलिक कार्यों को अच्छे सुचारू रूप से करते हैं। इसी प्रकार से नवमांशा में भी इन स्थितियों को आपको देखना होगा। अगर यहीं पे कारक ग्रह अगर शुक्र और गुरु नवमांशा में जाकर पीड़ित हो जाते हैं, रिस्पेक्टिवली शुक्र फॉर बॉयज, फॉर ग्रूम्स, एंड फॉर जुपिटर फॉर ब्राइड, या जुपिटर या बृहस्पति लड़कियों के केस में। तो अगर आपको वो पापाकृंत अगर आपको दिखाई पड़ते हैं, यानी कि वो पाप प्रभाव में दिखते हैं नवमांशा के अंदर, तब भी आपको त्रिबल शुद्धि के द्वारा ग्रहों की पूजाएं वगैरह कराने के रोका एंगेजमेंट के बाद में आपको इस तरह का कराना होता है ताकि ये रोका एंगेजमेंट टूटे ना, और सुपात्र के साथ में रोका एंगेजमेंट हो। मंत्र मेडिटेशन के सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। मित्रों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।